अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। आज बात करूंगा आपसे मैं AMU MBA पेपर 2024 के बारे में। तो आज की वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ GS वाला पार्ट। 25 क्वेश्चन उस पार्ट से आते हैं, काफ़ी अहम पार्ट है। अगर आपको ये पार्ट अच्छे से आता है तो आप इसमें आराम से 15-16 स्कोर कर लेंगे और आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाता है। सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ करें, बेल आइकन दबाते कि वीडियो आप तक टाइम पर लगातार पहुँचती है। तो मैं बताऊँगा आपको सवाल देखेंगे आपको स्क्रीन पर, मैं आपको उसको एक्सप्लेन भी कर दूँगा। तो अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है AMU MBA की 2025 के लिए, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन आप मेरे यहाँ आ सकते हैं। कम बैच, छोटे मतलब बैच मेरे यहाँ होता है, अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आप बहुत इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। आप चाहें तो AMU MBA के नोट्स भी हमसे ले सकते हैं। वहाँ पर आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि सारा काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर आप वो भी आपने सही से कर लिया तो आपका टेस्ट आसानी के साथ निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, बिना आपकी सपोर्ट के कुछ नहीं होने वाला है। तो पहला सवाल अब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये सवाल आपको आया था फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2021। तो ये सवाल जो है 2024 में 2021 का सवाल आया है। तो AMU में जो पेपर सेटर हैं उनके लिए 2021 अभी भी करंट अफेयर है। तो आप उनके मतलब जहन का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो भी है। अब लेकिन ये सवाल दोस्तों, कोई बच्चा इसको जो है तुक्के में लग गया हो तो लग गया हो। 2021 से करंट अफेयर कोई नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ाया जाता कहीं भी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। ये पोलैंड के दोस्तों ये प्लेयर है, इसको दोस्तों मिला था ये अवार्ड 2021 के अंदर। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, तो ये सवाल काफ़ी आसान था दोस्तों। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दोस्तों हम किसको बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। दोस्तों ये हैं दादा भाई नौरोजी। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल था, ये बच्चों ने देखते कर लिया होगा, ये कॉमन सवाल था। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, तो ये सवाल अच्छा था, ये आपको नॉर्मली नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि ये थोड़ा हट के आया था। ये वाला पार्ट, GK वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, मतलब ये पार्ट आसान नहीं था। जो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ के गया होगा वो शायद 12-13 विदाउट तुक्का मारेंगे सही करा होगा। तुक्के में लग गया किसी की और तो एक अलग बात है, लेकिन ये पेपर अच्छा आया था। तो नेक्स्ट सवाल था जो मैंने आपको बताया, विच टाइप ऑफ लिबर्टी मीन द राइट ऑफ एवरी मैन टू स्टैंड ऑन ट्रायल ऑन इक्वल टर्म्स इन द कोर्ट्स ऑफ द लैंड। मतलब अगर आप किसी देश में रह रहे हैं तो आप कोर्ट के सामने बराबर हैं, तो ये किस तरह की दोस्तों ये लिबर्टी है? पहला ऑप्शन आपका दोस्तों होता है मतलब इकोनॉमिक लिबर्टी। तो ये होगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब होता है देश में हर किसी को ये अधिकार है कि वो अपने चॉइस का मतलब जो भी उसका प्रोफेशन है उसको मतलब उसको यूज़ करे और अपने लिए लाइवलीहुड अर्न करे। इसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक फ्रीडम। नेक्स्ट दोस्तों आपको आया था नेचुरल लिबर्टी। तो इसका मतलब होता है कि आदमी जो है ना, मैन जो चाहे वो कर सकता है, वो फ्री है, लेकिन जब तक वो सोसाइटी में नहीं रह रहा हो। तो जब आप सोसाइटी में आते हो तो आपकी एब्सोल्यूट जो लिबर्टी है ना वो आप ही ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ पर कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो आपको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी एब्सोल्यूट लिबर्टी है उसको बोलते हैं हम नेचुरल लिबर्टी। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन सी दोस्तों आपका सिविल लिबर्टी। इसका मतलब दोस्तों यह है कि देश में कानून जो है ना सबके लिए बराबर होता है, कानून की जो नज़र में सब बराबर है। तो ये इसका आंसर होगा सिविल लिबर्टी। मैंने आपको समझा दी। तो नेक्स्ट आपका ऑप्शन था मतलब मॉरल लिबर्टी। तो ये हम जानते हैं, मतलब सबने पढ़ी होती है स्कूल में, मतलब मॉरल साइंस क्या होती है? अच्छा करो बुरा करो। अच्छा करोगे, अगर आपको अच्छा समझ में आए तो आप अच्छा कर सकते हो। तो दोस्तों इसको बोलते हैं मॉरल लिबर्टी। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था, ये सवाल दोस्तों थोड़ा मुश्किल था। द टोटल फ्लो ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया इज अबाउट ब्लैंक ऑफ द टोटल फ्लो ऑफ द ऑल रिवर्स इन द वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी भी रिवर्स है उनका टोटल जो वाटर फ्लो है उसमें इंडियन जो रिवर है उनका वाटर फ्लो कितना % है? तो ये सवाल मुश्किल था। तो उसका आंसर होगा 4%। तो इंडिया में 4% दोस्तों वाटर है पूरे वर्ल्ड की दोस्तों, जो भी जितनी रिवर्स है उनमें इंडिया में 4% दोस्तों पानी है। ये मुश्किल सवाल दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको साइंस से आया था। तो ड्यूरिंग मतलब ये आपका ड्यूरिंग आपका रेस्पिरेशन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट इन द सेल अकर्स। दोस्तों हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, जब हमारा खाना ब्रेक डाउन होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो जिस टाइम ये रेस्पिरेशन दोस्तों मतलब ग्लूकोज जो है पहले टूटता है मतलब पाइरुवेट में, फिर उसके बाद मिलती है हमें एनर्जी। तो ये हमारे सेल के किस पार्ट में होता है? तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों इसका एक नाम और भी इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ऑप्शन दोस्तों ए इज़ द राइट आंसर। मैं आपको थोड़ा आपको समझाता भी रहूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ इन द स्टेट ऑफ। तो पूरे इंडिया में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है? दोस्तों बहुत से लोगों ने इसका आंसर लगाया होगा यूपी। आपका ऑप्शन यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और दोस्तों केरला। लेकिन दोस्तों हाईएस्ट जो इंडिया के अंदर डेंसिटी है दोस्तों वो है वेस्ट बंगाल के अंदर। सबसे ज़्यादा डेंस स्टेट है वेस्ट बंगाल इन इंडिया। यूपी उसके बाद नंबर आएगा लेकिन सबसे डेंस नहीं है।
तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों, ये सवाल भी थोड़ा मुश्किल था दोस्तों, क्योंकि इस टाइप का सवाल तो मतलब क्योंकि ये पेपर थोड़ा मुश्किल है, जो मैंने बताया था आपको ये वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल है। इस टाइप का सवाल दोस्तों आपको नॉर्मली एमबीए में आता नहीं मिलता, लेकिन जीएस का पार्ट है। जीएस होती ही इतनी ब्रॉड और वाइड है कि इट एक्चुअली इनकैप्सुलेट एवरीथिंग, है ना। तो इसलिए दोस्तों सवाल इसमें कहीं से भी आ सकता है, ये उसी टाइप का सवाल दोस्तों आया है। तो गुरुमुखी मतलब स्क्रिप्ट होती है, जो जानते होंगे मैं पंजाबी जो लैंग्वेज है उसको जो लिखते हैं उसकी जो स्क्रिप्ट है वो गुरुमुखी है। तो ये किसने इन्वेंट किया था दोस्तों, किस सिख मतलब गुरु ने इसको इन्वेंट किया था, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन ए गुरु अंगद। इन्होंने दोस्तों इसको इन्वेंट किया था, कुछ चेंजेस से पहले एक स्क्रिप्ट थी उसमें कुछ चेंजेस किए, उसके बाद ये स्क्रिप्ट बन गई थी। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों ये भी देखें आप, ये करंट अफेयर के नाम पे 2022 के 2024 में दोस्तों आया है। दोस्तों ये 2022 के एशियन गेम्स वर होस्टेड बाय, दोस्तों 2022 के वो अलग बात है, लास्ट एशियन की हर 4 साल में दोस्तों होते हैं। 2022 के दोस्तों जो एशियन गेम्स से दोस्तों इनको चाइना में दोस्तों हुए थे, और हंगजू जो वहाँ का एक जो आपका स्टेट है होंगजू, वहाँ दोस्तों इन गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया था। सो 2022 के अंदर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, हु हैड कॉल्ड, तो ये सवाल भी थोड़ा सा मुश्किल था। हु हैड कॉल्ड रविन्द्रनाथ टैगोर एज द ग्रेट सेंटिनल। दोस्तों ये एक वर्ड आता है आपका सेंटिनल, इसका मतलब होता है गार्ड या एक ऐसा बंदा जो कि काफ़ी मतलब वॉचफुल होता है। तो ये 1920 के टाइम पे जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोस्तों हुआ था, तो इसके बारे में कुछ मतलब टैगोर ने कुछ अपनी टिप्पणी की थी, कुछ लेटर वगैरह लिखे थे, तो उसके रिस्पॉन्स में महात्मा गांधी ने इनको द ग्रेट इंडियन सेंटिनल या द ग्रेट मतलब आपके सेंटिनल इनको बोला। तो इसका आंसर महात्मा गांधी होगा। मतलब समझ गए ना आप, सेंटिनल का मतलब जो चीज़ों पे निगाह रखता है। तो इन्होंने ये बताया था सेंटिनल हैं क्योंकि इंटॉलरेंस बिगोट्री इसके खिलाफ ये बात करते थे। मतलब ये लोगों के अंदर ना, क्योंकि उस टाइम जो लोग थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ फाइट कर रहे, तो इन सब चीज़ों पे ये निगाह रखते थे, इसलिए इनको बोला गया द ग्रेट सेंटिनल। तो नेक्स्ट सवाल ये समझाने वाली उससे बात नहीं है, आया था अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच आर द स्टेट्स हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो इसका आंसर बिहार है। बिहार में अराउंड एवरेज जो था वो 63.8% थी दोस्तों। आपको लिटरेसी रेट बता दूँ, आपको लिटरेट का मतलब क्या होता है, एक बात ध्यान रखिए कि लिटरेट का मतलब पढ़ा लिखा नहीं होता है। तो जो बंदा भी आपका लिटरेट होगा इसका मतलब है 7 साल या उसके ऊपर का कोई भी मतलब कोई बच्चा, कोई भी आदमी को 7 साल से ऊपर का कोई भी मेल या फीमेल जो किसी एक लैंग्वेज को पढ़ सकता है और समझ सकता है, उसको बोलते हैं हम लिटरेट। तो लिटरेट से कतई आप ये ना समझें कि बहुत पढ़ा लिखा है। हम बोलते हैं केरला में लगभग 100% आपका लिटरेसी रेट है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि केरला में ऑल द पीपल आर एजुकेटेड। इट मीन्स देयर अराउंड 100 मतलब % ऑफ द पीपल नो हाउ टू रीड एंड राइट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, है ना। तो 7 साल या उससे ऊपर का बच्चा होगा जब तक आदमी इतनी मतलब इंटेलेक्ट डेवलप करती है कि आदमी किसी भाषा को पढ़ सकता है और थोड़ी बहुत समझ सकता है, तो उसको बोलते हैं हम लिटरेट। तो ध्यान रखिएगा एजुकेटेड और लिटरेट में फ़र्क होता है। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑल्सो इन द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में सबसे जो बड़ी सैटेलाइट है उसका नाम उससे क्या दोस्तों, उसका आंसर होगा टाइटन। तो टाइटन जो है मून है, क्योंकि सैटर्न का आई थिंक ये मून है, तो सबसे बड़ी सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम के अंदर। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था एट द टाइम व्हेन नादिर शाह अटैक्ड दिल्ली द मुगल एम्पर वॉज। तो ये नादिर शाह ने इंडिया पे अटैक किया था कब, 1739 में। सो इस टाइम इंडिया का एम्पर कौन था दोस्तों, ये थे एम्पर मोहम्मद शाह। इनका टाइम था आई थिंक 1718 टू 1748 तक इनका टाइम था। ये जो बैटल थी बहुत कम दिन चल पाई थी और ये बहुत जल्दी हार गए थे। तो इस टाइम थे एम्पर मोहम्मद शाह। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये सवाल भी थोड़ा मुश्किल था, इस टाइप के सवाल एमबीए में जनरल नहीं आते, आर्ट से दोस्तों सवाल आया है। देखे होंगे आपने डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, कुछ महल किस टाइप के होते हैं, कुछ बिल्डिंग किस टाइप की होती है, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है। तो आपको देखेंगे स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दूंगा कि दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है मतलब आपका गॉथिक। तो ये एक टाइप ऑफ है, मतलब आप अभी आपको इसकी पिक्चर देख रही होगी स्क्रीन पे, तो ये एक टाइप का आर्किटेक्चर होता है। तो नेक्स्ट आपका ऑप्शन था आपका रेनेसांस। तो ये भी
जब आपका टाइम चल रहा था आपका राइस अराउंड 14-15 जो आप सेंचुरी थी, उस टाइम के दोस्तों जो पीरियड है उसको बोलते हैं हम आपका राइसेंस पीरियड, जहाँ पर जो है लर्निंग दोबारा से जो है वो ग्रो कर रही थी। तो उस टाइम का दोस्तों एक था आर्किटेक्चर, ये भी दोस्तों सही आंसर है। तीसरा दोस्तों है मतलब पेस्टल, दोस्तों ये कोई आर्किटेक्चर नहीं होता है। तो फोर्थ है आपका मतलब बैरोक, दोस्तों ये भी एक टाइप का आर्किटेक्चर है। पिक्चर आपने सारे देख ली होंगे, मैंने आपको स्क्रीन पर लगा दी हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सवाल किस बारे में था। ये सवाल थोड़ा मुश्किल था क्योंकि इनमें बहुत सारे लोगों ने इनके नाम भी शायद ना सुने हो, जो आर्ट से जिनका ताल्लुक नहीं है उन्होंने इसके नाम भी नहीं सुने होंगे। तो ये मुश्किल सवाल दोस्तों आया था। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था अंग्यूलेट। ये सवाल भी जो है नॉर्मल नहीं, थोड़ा अंदर से आ गया था। तो अंग्यूलेट इज अ जनरल टर्म यूज फॉर वेरिएड ग्रुप्स ऑफ। तो अंग्यूलेट उससे क्या होते हैं, जनरली जो है होते हैं 3 टाइप के एनिमल होते हैं, मतलब कार्निवोर, आपका हर्बीवोर, अम्नीवोर। दोस्तों ये मैमल जो एनिमल हैं, मैमल्स के दोस्तों उनका एक और नाम भी क्या है अंग्यूलेट, लेकिन ये वो जानवर हैं जो कि मेनली होते हैं हर्बीवोर, तो उनको बोलते हैं अंग्यूलेट्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट सवाल अगेन 2022 का दोस्तों आया था, मतलब कॉमनवेल्थ गेम 2022 में दोस्तों कहाँ पर हुए। दोस्तों ये हुए थे इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड में एक जगह है मतलब बर्मिंघम, तो वहाँ पर ये इनको खेला गया था 2022 के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों जो होने वाले हैं वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे 2026 के अंदर। सो नेक्स्ट सवाल तो वो फर्स्ट वीपी ऑफ इंडिया, दोस्तों ये तो एस राधाकृष्णन को समझाने वाली दोस्तों बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था ऑप्शन। तो ऑप्शन एक प्रोटीन होता है, ये बॉडी के किस पार्ट में दोस्तों होता है। अब दोस्तों आपके ऑप्शन है ईयर, आई, किडनी, हार्ट। अब देखिए तो ऑप से बनता है आपका मतलब ऑप्टोमेट्री, और ऑप्टोमेट्री मतलब होता है आंखों की पढ़ाई, उसको बोलते हैं हम ऑप्टोमेट्री, उसी के बारे में सारी पढ़ाई उससे होती है। तो ऑप से आप समझ गए होंगे आई। तो आई ये वो प्रोटीन है हमारी आँख के अंदर जिसकी वजह से हम मतलब कलर को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, उसको डिफरेंट टाइप के जो कलर होते हैं उनके बारे में हम समझ पाते हैं। तो ये हमारी आँख के अंदर होता है दोस्तों, और हमारी स्किन के अंदर भी होता है, और स्पेशली वो कहाँ होता है, ये होता है आपके रेटिना में। तो इसका आंसर हो क्या होगा आई। तो जिनको बच्चे को ऑप से ऑप्टोमेट्री या ऑप्थोमेलॉजी समझ में आता होगा तो वो समझ गए होंगे ऑप का मतलब है आई। तो ये दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था द हेड ऑफिस ऑफ ILO। दोस्तों ILO का दोस्तों जो आपका हेड क्वार्टर है, ये तो सिंपल सवाल था, ये आपको जेनेवा के अंदर है। ILO क्या है, इंटरनेशनल आपका लेबर ऑर्गेनाइजेशन, पूरे वर्ल्ड के लेबर के बारे में बात करते हैं। उनकी रिपोर्ट लेके आती है कहाँ पर कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या है, कितनी जॉब्स हैं, ये सब सारा डेटा इकट्ठा करते हैं। तो ये ILO का दोस्तों हेड क्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा के अंदर है। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज कार्बन टैक्स। तो अब ये सवाल दोस्तों जो है इनमें कई सारे आपके डिफरेंट आंसर हैं। सो कई बार ये होता है कि किसने मैंने प्रपोज किया था और किसने इम्पोज किया दोस्तों। तो प्रपोज करने में अगर आप देखें तो प्रपोज करने में दोस्तों न्यूजीलैंड आपका जो है सबसे आगे था नंबर 1 पर, लेकिन कई अगर आप उसको देखेंगे तो इम्पोज करने में दोस्तों कई बार में फिनलैंड का भी नाम आता है, लेकिन जनरली दोस्तों उसका आंसर यहाँ फिनलैंड तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर आप आंसर लेंगे न्यूजीलैंड। तो कार्बन टैक्स क्या होता है, कार्बन टैक्स का मतलब होता है कि आप देखते हैं कि बहुत सारे फॉसिल फ्यूल दोस्तों हम जलाते हैं, जहाँ पर आपके पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, लाइट वन है, दोस्तों बहुत सारा इनका इस्तेमाल होता है, उससे बहुत सारा धुआं निकलता है। तो ये अपने लोगों पे टैक्स लगाते हैं कि आप लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, कोल इज बीइंग बर्न फॉर लाइट जनरेशन, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पैसे देना पड़ेंगे। तो ये टैक्स लोगों को उन्होंने लगा दिया। तो न्यूजीलैंड इस केस में सही इसका आंसर उसको होने वाला है। तो नेक्स्ट सवाल आपको आता है द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वॉज सजेस्टेड। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, ये आपका रॉबर्ट विटेकर था। तो जो भी आपके जितने भी जानवर हैं ना, वो सब सारे ऐसे नहीं कि सारे जानवर को हम लोग बोल देते, लेकिन इन्होंने उसको डिवाइड किया था, मतलब मोनेरा में कौन सा मतलब फंगाई है, कौन सा प्लांटे है, कौन सा एनिमेलिया है। तो ये दोस्तों मतलब आपका 5 थे दोस्तों, मतलब मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंगाई, एनिमेलिया, प्लांटे। तो इसमें दोस्तों उन्होंने इसको डिवाइड किया था कि सारे जानवर एक से नहीं हैं जानवर, लेकिन उनके अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनके अलग अलग जो है वो किंगडम्स हैं। तो ये पहले बार डिवाइड किया था रॉबर्ट विटेकर ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट सवाल आपको आता है इन विच ईयर NPT ट्रीटी वॉज साइंड। तो NPT का मतलब होता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, मतलब न्यूक्लियर दोस्तों ये होता है, मतलब देशों को ये मतलब ट्रीटी साइन की जाती है कि आप न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप ज़्यादा उसको नहीं जनरेट करेंगे, ठीक है, और उसको आप केवल लाइट जैसे जो पावर जो बनती है उससे खाली उसको मतलब उसमें इस्तेमाल करेंगे, पीसफुल आपको जो पर्पज़ है उसके लिए केवल इस्तेमाल करेंगे, बाकी और चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही इसके टैग को आगे बढ़ाएंगे।
तो इसको दोस्तों बोलते हैं NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो ये 1968 में पहली बार साइन की गई थी और 1970 के अंदर ये ऑपरेशनल हो गई थी। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो बड़े बड़े कंट्री हैं ना, वो उनकी बात नहीं मानते हैं, वो मान लेते हैं लेकिन अंदर अंदर सारे अपने काम करते रहते हैं। क्योंकि सबको ये होता है कि किसी को हड़का के दबा के उनसे कम करा लो, अपना बना लो, ताकि बाद में उन पर आकर अटैक कर दो। तो ये दोस्तों इसमें ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन इन चाइना। तो चाइना के अंदर द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन थी, ये अराउंड 1960s की में दोस्तों थी। और इसमें चाइना माओ का दोस्तों ये दौर था, वहाँ पर नाम सुना होगा आपने, माओ का। तो ये कही था आपका वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब बड़े लेवल पे आपको इंडस्ट्रियलाइज करना है कंट्री को। उसका हम आज देख रहे हैं उसका रिजल्ट, चाइना ही चाइना है, हर तरफ सारा आइटम, बहुत सारा आइटम चाइना, पूरे वर्ल्ड में, खाली इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में चाइना सप्लाई कर रहा है। और चाइना का जो आपका ट्रेड डेफिसिट होता है वो हमेशा चाइना के केस में वो आपका जो है वो सरप्लस होता है, बाकी और कंट्री जो है वो हमेशा जो है वो नेगेटिव में रहते हैं। तो ये चाइना का था ग्रेट लीप फॉरवर्ड, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री चाइना में उसके बाद लगाई गई। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 के अंदर जो है 6 आपके फ्रीडम है दोस्तों, उसमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, टू असेंबल पीसफुली है, टू फॉर्म एसोसिएशन दोस्तों, टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। अभी इसमें जो है ना पहले 3 तो हैं, लेकिन चौथी वाली दोस्तों जो है वो टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये इसके अंदर नहीं है, ये आर्टिकल 19 के अंदर आपको नहीं दिया गया है। सो लास्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अंदर जो है ना 11 जो है ड्यूटीज़ आपको दी हुई हैं, आर्टिकल 51A के अंदर हैं। और इसमें दोस्तों पहले दोस्तों टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों ये है, टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, ये भी है, अगर आज देश में कुछ दिक्कत आ रही है तो आपको जाना पड़ेगा देश को बचाने के लिए, ये भी दोस्तों है। थर्ड दोस्तों टू प्रिजर्व द कंपोजिट कल्चर, हमारा जो कल्चर है ना वो मतलब यूनिटरी नहीं है, अगर हम इसको बोलें, या मतलब उसमें मतलब यूनिटी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के लोगों से बना हुआ है, तो उसको प्रिजर्व भी करना है, तो ये भी है। टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्स, तो ये ड्यूटी नहीं है। कई देशों में ये ड्यूटी होती है कि बहुत से लोगों को 18 साल तक अगर उनको गवर्नमेंट जॉब में आना है तो उनको मिलिट्री की 1-2 साल की ट्रेनिंग करना मैंडेटरी होती है। इवन इसराइल में तो मेल फीमेल दोनों को दोस्तों मैंडेटरी है कि उनको अगर आगे जॉब में आना है या जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके लिए, तो उनको 1.5-2 साल का ट्रेनिंग करना मैंडेटरी है, उनको करना ही करना है, सबको करना है, मेल फीमेल सबको। तो ये इंडिया में हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमें इससे फ्रीडम है, हम ये करना ज़रूरी नहीं है। तो ये थे आपके लिए, मैंने आपको समझा दिए जहाँ पार्ट समझाने वाला दोस्तों था। आज ही दोस्तों कोचिंग ज्वाइन करें, आप जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है, उतना चांस आपका बढ़ जाएगा टेस्ट क्वालिफाई करने का। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। उसके बाद और जो इसका है सब्जेक्ट, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, उसकी दोस्तों वीडियो भी आएंगी। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।